हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अमेज़न पर आरटीएस डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो अमेज़न पर सबसे पहला प्रोसेस है कि अमेज़न पर आप कंसोल पर लॉगिन हो जाइए। जैसा कि मैं पहले से इस पर लॉग्ड इन हूँ, तो यहाँ से मैं पहले से लॉग्ड इन हूँ। तो लॉग्ड इन करने के बाद आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा। डैशबोर्ड पर आप जब डेटाबेस क्रिएट करने जाएंगे, यहाँ सर्च कीजिए RDS। जब आप सर्च करेंगे तो RDS, यहाँ RDS आ जाएगा। डैशबोर्ड, अब आरडीएस के डैशबोर्ड पे चलिए। मैं आपको डेमो में आज बताऊंगा कि आरडीएस पर माई डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और क्या क्या फीचर है, किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास आ गया इसका डैशबोर्ड। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप है। पहला है हम सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे, दूसरा है डेटाबेस क्रिएट करेंगे, तीसरा स्टेप है हम डेटाबेस जो क्रिएट किए हैं उससे कनेक्शन बनाकर चेक करेंगे। तो पहला स्टेप हमें क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, एक्चुअली सिक्योरिटी ग्रुप कुछ पॉलिसी होती है, रूल होते हैं जिससे कि हम डेटाबेस पर क्रिएट करते समय अप्लाई करते हैं, जिससे कि ये डेटाबेस आउटसाइड कहीं भी वर्ल्ड में एक्सेस करने के लिए अवेलेबल रहे। तो सबसे पहले हम एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा, यहाँ सर्च कीजिए EC2। EC2 के डैशबोर्ड पर आप यहाँ चले जाइए और डैशबोर्ड पर जाकर स्क्रॉल डाउन करते हुए आप नीचे यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप में चले जाइए। सिक्योरिटी ग्रुप में जाकर क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किए। मैं पहले से कुछ सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया हूँ अपने पर्पज़ के लिए, बट आपको नया करके दिखाता हूँ। तो यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप क्लिक कीजिए। सिक्योरिटी ग्रुप का नाम डाल दीजिए। इसे नाम मैं डाल देता हूँ डेटाबेस। इसका डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए आप। अब आप सिक्योरिटी ग्रुप में रूल डिफाइन कर दे, इनबाउंड रूल, आउटबाउंड रूल। अभी जो माइस्क्ल के लिए हम इनबाउंड रूल डिफाइन कर रहे हैं, वो हम डिफाइन कर रहे हैं कि ऑल ट्रैफिक है, कहीं भी एक्सेसिबल है। दूसरा रूल डिफाइन कर रहे हैं कि माइस्क्ल, जिससे कि माइस्क्ल से कनेक्शन कर सके और कोई दिक्कत ना हो। हम ये कर रहे हैं कहीं भी एक्सेसिबल रहे। ये है वह इनबाउंड रूल। दूसरा है आउटबाउंड रूल। आउटबाउंड रूल में भी सेम हम डिफाइन करेंगे। ऑल ट्रैफिक हमारे पहले से डिफाइन है। अब हम ऑल माइस्क्ल के लिए भी ट्रैफिक डिफाइन कर देंगे, माइस्क्ल के लिए एनीवेयर। बस इतना करके हमें सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर देना है। अब हमारा यहाँ से सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो गया। ये सिक्योरिटी ग्रुप जब हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो ये सिक्योरिटी ग्रुप को हम उसे अटैच करेंगे। हम देख लेते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ से क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे तो हम देख रहे हैं डेटाबेस सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ क्रिएट हुआ। अब हम सीधे जाएंगे RDS पर। RDS में जा करके एक डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। हमारा डैश क्लिक किया, डैशबोर्ड पर लोड हो रहा है। जी आ गया। यहाँ से हम डेटाबेस क्लिक करते हैं। हमने पहले ही एक डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट किया गया है, हम नया करके दिखाएं। हम एक नया इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। नया इंस्टेंस करने के लिए ये टेम्प किस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं पूछ रहा है। स्टैंडर्ड तरीके से करना चाहते हैं, इजी क्रिएट करना चाहते हैं। हम स्टैंडर्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है उसे ही चूज कर लेते हैं। डेटाबेस माइस्क्ल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें जो डेटाबेस का वर्जन लेना है हम उसे वर्जन को चूज कर लेते हैं। हम इसे लेटेस्ट पर ही चलते हैं, डिफ़ॉल्ट पर। हमें प्रोडक्शन यूज कर लिए है, प्रोडक्शन यूज के लिए करते हैं। अब डीबी आइडेंटिफायर, हम इस इंस्टेंस का नाम डिफाइन कर देते हैं किस नाम से हम क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे हम इसमें का नाम डेटाबेस नाम से इंस्टेंस कर रहे हैं। अगर आप डेवलपमेंट पर्पज के लिए यूज करते हो इसके लिए यूज करो, फ्री टायर यूज करना चाहते हो तो यूज करो, बट मैं प्रोडक्शन का डिफॉल्ट है जो भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है हम उसको यूज करना चाह रहे हैं। लॉगिन करने के लिए हमें क्रेडेंशियल चाहिए डेटाबेस से। तो लॉगिन करने के लिए क्रेडेंशियल्स के लिए यूजर नेम एडमिन है बाय डिफॉल्ट, हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। हम पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड हम डाल देते हैं सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8। बट आप जब क्रिएट करना तो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज करना ताकि किसी को कोई ट्रैक न कर पाए और हैक न कर पाए। हम चूज कर रहे हैं कि हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो एक स्टेज एक मशीन क्रिएट है, उस मशीन के साथ कितने क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा हम ये चूज कर रहे हैं कि एक कॉन्फ़िगरेशन में 1 GB रैम होगा, 2 CPU होगा। हम इस कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी कर सकते हैं।
चाहे डेटाबेस क्रिएट करते समय या डेटाबेस को चेंज कर सकते हैं आप क्रिएट करने के बाद भी, कभी भी किसी भी समय आपको चेंज कर सकते हैं। जब डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं तो हमसे पूछता है कि डेटाबेस की साइज़ क्या रहेगी। तो हम डेटाबेस की साइज़ डिफ़ाइन कर देते हैं। ये डिफरेंट टाइप के हार्ड डिस्क हैं जो डिवाइस कर सकते हैं कि डेटाबेस को जो स्टोर कर रहा है एसएसडी है, किस तरह का एसएसडी है, उस तरह का ये यहाँ डिवाइस अटैच करके हम उसे स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें एसएसडी जीपी2 यूज़ कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट करेंगे तो उसमें लोकेशन स्टोरेज अच्छी खासी मिनिमम ये है, बट हम जब सिंपल में वॉल्यूम लो लेकर करते हैं। इनेबल ऑटो स्केलिंग, जब भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं एडब्ल्यूएस पर हम, ये इसका एक सबसे अच्छा फीचर है ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग का मतलब ये है कि जब भी हमारा डेटाबेस साइज 20 जीबी या उससे फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ाता रहेगा साइज। हमें बार बार डेटाबेस में जा करके उसके साइज या अलग हार्डवेयर ऐड करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ये बढ़ाता रहेगा। 20 जीबी से ऊपर है तो 25 जीबी करेगा, 25 जीबी के ऊपर क्रॉस करेगा 30 जीबी, करते करते मैक्सिमम 1000 जीबी जाएगा या जो हम डिफाइन करें। हम यहाँ 500 जीबी डिफाइन करते हैं। मतलब डेटाबेस 20 जीबी स्टार्टिंग से हुआ, 20 जीबी जब फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली 25 जीबी हो गया, फिर 25 जीबी फुल हो गया तो 30 जीबी हो जाएगा, से बढ़ते बढ़ते 500 जीबी तक जाएगा। इसको चूज कर रही है ड्यूरेबिलिटी, ये है कि अगर हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, क्या हम इसका बैकअप अलग अलग जगह पर अलग अलग जोन में स्टोर करना चाहते हैं, तो जोन में क्रिएट करने से लिए इसको चूज करने पर कॉस्ट होता है। हम बाय डिफॉल्ट करते हैं कि किसी एक जोन में क्रिएट करेगा। ये डिफ़ॉल्ट इसको अब वैसे रख दीजिए, डिफ़ॉल्ट को, इसको कोई अब पब्लिक एक्सेस, क्या हम डेटाबेस को पब्लिक एक्सेस देना चाहते हैं या फिर अमेजन EC2 की मशीन पर ही एक्सेस करना चाहते हैं। पब्लिक का मतलब हम कहीं भी से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने नो किया तो ये डेटाबेस EC2 अमेजन के इंस्टेंस पर ही एक्सेसिबल होगा, उससे बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते। हमने इसे पब्लिक कर दिया है। अब हम सिक्योरिटी ग्रुप चूज करते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप वही चूज करेंगे जो हमने जैसे डेटाबेस का सिक्योरिटी ग्रुप हमने बनाया था, ये हमने चूज कर लिया। क्या किसी स्पेसिफिक जोन में डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं? जैसे हमारे पास इसमें 3 जोन है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग जोन हो सकते हैं। अगर नो करते हैं तो किसी एक अवेलेबल जोन में डेटाबेस क्रिएट कर देगा। नहीं तो अगर किसी स्पेसिफिक करना हो तो हम स्पेसिफिक चूज कर देंगे तो वहाँ क्रिएट कर लेगा। एडिशनल कॉन्फ़िगर पोर्ट हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट है, अगर चेंज करना चाहें तो कर लेते हैं। हम इसे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन बेस्ड लॉगिन करना चाहेंगे, और कोई मेथड से करना चाहते हैं तो उससे कर लेंगे, कर लें। अब ये क्या है कि इसका क्रिएट करने पर ये मंथली कॉस्ट आपके पास आएगा। अगर आप ये प्लान चूज कर, अगर ऊपर से कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे तो ये प्लान चेंज हो सकता है। इसमें एक है एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में ये है कि जब हम डेटाबेस क्रिएट करते थे एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। जैसे डेटाबेस क्रिएट करते समय इनिशियल नेम दे सकते हैं, अभी हम छोड़ देते हैं, बाद में हम डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। बैकअप, अब क्या हम उसको ऑटोमेटिक बैकअप लेना चाहते हैं तो ये चूज कर दिए। सेम डेज रिटेंशन पीरियड का मतलब है कि डेटाबेस 7 दिन तक लगातार बैकअप लेता रहेगा। वो 7वें दिन का 8वें दिन होगा तो पुराना वाला रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। ये बहुत मैंडेटरी होता है। कभी कभी डेटाबेस गलती से हमारे डेटाबेस से डेटा डिलीट हो जाता है या टेबल डिलीट होता है तो हमारे पास बैकअप सोल्यूशन होना चाहिए। तो इस मेथड को हमेशा चूज करना चाहिए ताकि कभी गलती से डेटाबेस अगर डेटा कोई भी एंट्री डिलीट हो गई तो हम उसे बैकअप से जा करके रिस्टोर करके वापस ले लें। बस सिंपल स्टेप है, हम इसके बाद जा करके क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के बाद डेटाबेस क्रिएट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या है, ये डेटाबेस क्रिएट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। डेटाबेस यहाँ है, एक मशीन डेटाबेस इंस्टेंस नाम की मशीन बननी शुरू हो गई है। प्रोसेस क्रिएटिंग, जब ये पूरा बन जाएगा क्रिएट होगा तो इसका स्टेटस अवेलेबल हो जाएगा। अभी हम इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चाहिए। हमारे पास होस्ट चाहिए, यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड। यूजर हमने एडमिन डाला था, पासवर्ड हमने 1234567 8 डाला था, पोर्ट हमारा 3306 था। होस्ट अभी हमको मिलेगा जब हम डेटाबेस को क्रिएट कर लेंगे। तो अभी हम पहला स्टेप हमने क्रिएट कर लिया है, दूसरा स्टेप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। जब डेटाबेस सक्सेसफुली सब कुछ आएगा तो हम कनेक्शन लगाकर चेक करेंगे कि सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी हमें कनेक्ट करने के लिए होस्ट चाहिए, तो अभी ये प्रोसेस चल रहा है। अभी देख रहे हैं कि यहाँ स्टेटस क्रिएटिंग है। जब स्टेटस क्रिएटिंग से अवेलेबल हो जाएगा तब ये डेटाबेस पब्लिक एक्सेस के लिए अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ हम क्लिक करके क्रेडेंशियल भी चेक कर सकते हैं, पर ये अब क्लिक करने पर वन टाइम यूज के लिए होता है। जैसे क्लिक करने पर ये बता रहा है कि यूजर नेम हमारा ये था, पासवर्ड ये था।
ये वन टाइम यूज है, हम इसे क्लोज कर देंगे। अभी ये प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस जब जब ये स्टेटस क्रिएटिंग से चेंज कर अवेलेबल हो जाएगा तब हम इसे डेटाबेस कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं। अभी ये करने में अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 या 10 मिनट तक लग सकता है, डिपेंड अपॉन सर्वर कैसा है। तो ये भी प्रोसेस चल रहा है। अब इन बिटवीन हम आपको बताते हैं, जैसे हमने ये डेटाबेस बनाया है, इस डेटाबेस को हम किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, फिर से चालू बंद करके शुरू कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या इसका बैकअप ले सकते हैं, या किसी पॉइंट पर रिस्टोर कर सकते हैं, स्नैपशॉट ले सकते हैं। मतलब हमारे पास पूरे बहुत सारे फीचर अमेजन देता है। अगर हम आरडीएस पर ना करें, ट्रेडिशनल बेसिस पर डेटाबेस क्रिएट करें, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक हम सर्वर खरीदेंगे, सर्वर में डेटाबेस सेटिंग करेंगे, पूरा सेटअप करेंगे, सब कुछ करेंगे। उसके लिए एक नेटवर्किंग का बंदा चाहिए और वो सारा प्रोसेस करेगा। करने के बाद सब कुछ सब सेटअप हो जाएगा, तब हम डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए उसके लिए दे देगा। उसके बाद हम यूज करें। अगर किसी रीजन से डेटाबेस का साइज बढ़ गया, सर्वर के स्पेस से ज़्यादा हो गया, तब हमें क्या होगा, मल्टीपल हार्डवेयर करना पड़ेगा, स्टोर ऐड करना पड़ेगा। सीपीयू अगर बढ़ाना पड़ेगा तो फिर से सीपीयू बढ़ाना पड़ेगा अलग से। इस तरह से हमारे पास बहुत टाइम, एफर्ट और मनी वेस्ट होता है, क्योंकि इसके लिए हमें एक नेटवर्किंग चाहिए, हार्डवेयर स्ट्रक्चर चाहिए, हमारे पास स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, ये सब सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। बट आरडीएस में ये सारे फीचर ऑटोमेटिकली देता है। हमें ये नहीं सोचना है कि कितना डेटाबेस का साइज़ है, साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा जैसे ही होगा। अगर हमारे पास हैवी लोड है, सीपीयू रैम कम है, तो हम इसे चेंज करके जाकर सीपीयू रैम बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं अपनी डिमांड के हिसाब से। तो हमें हमारे लिए काफ़ी काम आसान हो जाता है। और डेटाबेस क्रिएट करने का प्रोसेस भी जस्ट लाइक 10 मिनट या बहुत हुआ 1 घंटे, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं है। जबकि अगर हम उसके बियॉन्ड जाते हैं ट्रेडिशनल प्रोसेस में, तो ये काम हमें 2 दिन, 4 दिन, हो सकता है 10 दिन लग जाए। इसमें हमारा काफ़ी टाइम और पैसा चला जाता है। देखिए अभी ये प्रोसेस चल रहा है, जब ये सक्सेस हो जाएगा तब कुछ सब कुछ हमारा प्रोसेस हो जाएगा, तब हम इसे डेटाबेस कनेक्ट करके चेक करेंगे। अभी हम देखते हैं कि क्या-क्या इसमें है। क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर इसने हमें एंड पॉइंट दे दिया है, मतलब डेटाबेस से इससे कनेक्ट करेंगे, होस्ट का ये दे दिया। ये हम क्लिक करके यहाँ से स्टोर कर लेते हैं। ये हमारे पास 4 पैरामीटर हो गए जिससे डेटाबेस कनेक्ट करें। अब हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ये होस्ट है, ये पोर्ट है। जो डेटाबेस क्रिएट हुआ उस इस ज़ोन में हमें क्रिएट करके दिया है। जैसे हमने शुरू में चूज़ किया था एनीवेयर का मतलब कहीं भी क्रिएट कर लो, तो इस ज़ोन, अगर पर्टिकुलर ज़ोन चूज़ करते हैं तो उसी ज़ोन में क्रिएट करता है। इससे कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में ये जो है इसका डेटाबेस का इंजन है माइस्क्ल 8 हमने चूज़ किया है। डीबी का नेम नहीं दिया है क्योंकि अभी हमने क्रिएट करते समय नहीं दिया, हमने बाद में दिया। इसमें 2 जीबी रैम है, 1 जीबी, 2 सीपीयू है, 1 जीबी रैम है, 20 जीबी स्टोरेज कैपेसिटी है और ऑटो स्केलिंग है, जो कि मैक्सिमम 500 जीबी तक जा सकता है। और कुछ लॉग इन इवेंट हम यहाँ जनरेट कर सकते हैं। इवेंट हम एक अलार्म क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि कोई थ्रेशोल्ड या उससे अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी हो तो उसके बेस पर हमारे पास एक मैसेज आता है। तो हम चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर अभी चल रहा प्रोसेस। जल्दी क्रिएट होगा, 2-4 मिनट के अंदर ये क्रिएट हो जाएगा। रिलोड करके चेक करते हैं। अगर ये सब कुछ सही से क्रिएट हो जाएगा तो जल्दी ही हो जाएगा प्रोसेस। अब तब तक हम हमारे पास पीएचपी स्टॉर्म एक एडिटर है जिसमें कि हम डेटाबेस क्वेरी चला करके देख सकते हैं। चलिए हम डेटाबेस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तब तक वो प्रोसेस चला। आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो और सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, जैसे पीएचपी मैडून हुआ, वर्कबेंच हुआ, कोई भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास पीएचपी स्टॉर्म है जो एडिटर खुद ही फैसिलिटी देता है कि आप इसे डायरेक्टली डेटाबेस कनेक्ट कर सको। तो हमने इसमें होस्ट डाल दिया, यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, पोर्ट हमारा ये है। हम इसे क्लिक करके चेक कर लेंगे कि डेटाबेस कनेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले देख लेते हैं कि सब कुछ सही हुआ और नहीं हुआ है हमारा। अभी क्रिएटिंग स्टेट में है, किस स्टेट में है, अवेलेबल। जैसे ही अवेलेबल स्टेट में आएगा मतलब डेटाबेस हमारा यूज करने के लिए रेडी हो जाएगा। अभी प्रोसेस चल रहा है, थोड़ी देर में हो जाएगा। अगर अभी अभी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ फेल हो जाएगा। तो जैसे मैंने एक कुछ पुराना डेटाबेस क्रिएट किया था, उसका मैं दिखाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन डिटेल। इसमें आप एक टूल है मॉनिटरिंग, जिससे कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, नेटवर्क सर्वर पर
आप यही से आप मॉनिटर कर सकते हो कि क्या-क्या एक्टिविटी हो रही है। जैसे सीपीयू यूटिलाइज़ेशन कितने परसेंट हो रहा है। इसकी काउंटिंग 6 10 तक होती है। 10 का मतलब ये अभी 4 है, मतलब 40% मैक्सिमम 50% तक सीपीयू यूटिलाइज़ेशन इसका गया है किसी इवेंट पर। कितने डेटाबेस कनेक्शन हो रहे हैं, इस समय रनिंग में चल रहे हैं, ये सब देख सकते हैं। फ्री स्टोरेज कितनी है, मेमोरी स्पेस कितनी है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट क्या आ रही है, पूरी कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर सकते हैं रन टाइम। अब सारा का सारा ये AWS से ही अब सब कुछ यही कर सकते हैं। जैसे हमारे कॉन्फ़िगरेशन हमने लिया था कि 20 जीबी रैम है, 2 सीपीयू, 4 जीबी कॉन्फ़िगरेशन हमने चेंज किया था। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, अभी स्टेटस क्या है। लगभग प्रोसेस पूरा ही हो गया है, अभी चल रहा है थोड़ा। जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा हम इसे कनेक्ट करके चेक करेंगे। अगर इसमें एक फीचर और भी है, जब भी चाहे हम डेटाबेस का साइज बढ़ा सकते हैं, थ्रेशोल्ड भी बढ़ा सकते हैं, सीपीयू और रैम भी बढ़ा सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत नहीं पड़े तो हम इस डेटाबेस को यहाँ से डिलीट भी मार सकते हैं। अगर हमें डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई करना है तो हम यहाँ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अभी देखिए डेटाबेस ये अवेलेबल है, इसका मतलब अब ये डेटाबेस सब कुछ हमारा प्रोसेस खत्म हो गया। अब हम इसे कनेक्ट करके देखेंगे। हमने कॉन्फ़िगरेशन पहले से सेट कर लिया, टेस्ट कनेक्शन चेक करते हैं। टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल, इसका मतलब डेटाबेस भी क्रिएट हो गया। हम आउटसाइड से डेटाबेस भी कनेक्ट कर लिए, मतलब किसी भी जगह से इस डेटाबेस को कनेक्ट किया जा सकता है। हमने कनेक्शन चेक कर लिया, सब कुछ कनेक्ट कर लिया। अब हम इसे अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। इसका मतलब अब हमारा डेटाबेस क्रिएट करने का प्रोसेस एकदम पूरा हो गया। अब हम सीधे इस कनेक्शन को ले करके डायरेक्टली हमें जिस भी टूल में यूज करना है, जिस भी प्रोजेक्ट में यूज करना है, डायरेक्टली हम यूज करना चाहें शुरू कर देंगे। हमें कुछ भी नहीं सोचना है कि इसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, क्या सेटिंग करनी है, क्या करना है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन है अमेज़न सब कुछ अपने आप मैनेज करता है। स्टोरेज बढ़ाना है ऑटोमेटिकली अमेज़न बढ़ा देता है, सीपीयू रैम बढ़ाना हो तो हम मैन्युअली इसे बढ़ाना पड़ता है। अब देखते हैं कि ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। अब हम इसे क्वेरी चलाकर देखेंगे कि क्या कोई डेटाबेस है। सो डेटाबेस, क्या कोई डेटाबेस है हमारे पास? तो ये रियल अभी बताएगा कि नो, कोई डेटाबेस नहीं है। जैसे क्वेरी चल रही है, अभी आपको रिजल्ट आ जाएगा। कनेक्ट अभी कनेक्टेड है, डेटाबेस का है स्टेटस। तो ये सब इसके इंटरनल डिफाइंड डेटाबेस है हमारे पास। हमने कोई कस्टम डेटाबेस भी नहीं है। हम कस्टमर डेटाबेस बनाकर चेक कर लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस यूजर्स, हम बना लिए यूजर्स नाम का डेटाबेस। अब क्या हो, यूजर नाम का हमने ब्लैंक डेटाबेस बनाया। अभी प्रोसेस चल रहा है, जैसे ही बन जाएगा हमें बता देगा। हम इसकी क्वेरी चलाकर फिर से चेक कर लेंगे कि डेटाबेस बना है कि नहीं। जैसे ही प्रोसेस खत्म हो जाएगा डेटाबेस का प्रोसेस, अब ये डेटाबेस हमारा बन गया। यहाँ भी दिख सकते हैं, क्वेरी चला करके भी देख सकते हैं कि डेटाबेस है कि नहीं है। क्वेरी चल रही है, ये डेटाबेस हमारे पास बनकर तैयार हो गया। बस सिंपल स्टेप है यहाँ से क्रिएट करने का। आप भी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस हो गया। इस तरह से आप आसानी से कोई भी डेटाबेस आप AWS अमेज़न पर आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। होपफुली आप इस वीडियो से बहुत कुछ समझ चुके होंगे। अगर फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में रिप्लाई करें, हम उसका जल्द से जल्द उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपने भी इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।